हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द मॉक टेस्ट नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आपको। क्या सच में आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर वे में सॉल्यूशन निकाला था, या फिर डायरेक्टली बाय लक आपने कोई आंसर यहाँ पर गेस कर दिया था। ये भी आपको चेक करना है कि क्या आपकी यहाँ पर अप्रोच सही थी, और ये भी चेक करना है कि आपको सच में कितना टाइम लगने वाला है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ पर आई होप आप सभी ने पहले ही टेस्ट दे दिया होगा और अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखने आए हो। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने वाली चीटिंग ऑब्वियस सी बात है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप खुद से इतना ऑनेस्ट जरूर हो कि डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। तो ये वीडियो एक्चुअली सॉल्यूशन का है। आप पहले टेस्ट देकर देखिए पिछले वाले वीडियो में, और उसके बाद इस सॉल्यूशन वाले वीडियो को यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोलता है दैट फॉर एन uniaxial tension test, what will be the direction of failure plane with respect to the plane perpendicular to loading for brittle material as well as for the ductile material। देखो मेरे को प्लेन ऑफ फेलियर के बारे में ये पूछ रहा है। अब मैं कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर लो, चाहे कैसा भी लोड लगा हो, एक बात छोटी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कोई भी मटेरियल उसी वे में फेल होगा जिस वे में वो सबसे ज्यादा वीक है। जैसे अगर आप अपनी एग्जाम में देखते हो यूनिवर्सिटी में 5 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था और आपका सबसे ज्यादा वीक जो सब्जेक्ट था दैट वाज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा चांसेस किस में फेल होने के होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो आप पास हुए हो कि नहीं ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, यार मैथ में पास हो गया कि नहीं, है ना। तो इन द सेम वे जिस तरह से आपने अपने सबसे वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले चेक करा कि यार अगर मैं मैथ में पास हो जाऊंगा तो बाकी सब में तो पास हो ही जाऊंगा, है ना। इन द सेम वे किसी भी मटेरियल की अगर फेलियर को यहाँ पर बचाना है तो हमें उसके वीकेस्ट जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें चेक करना चाहिए। और अगर फेलियर हुआ भी तो सबसे पहले उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में फेलियर होगा। यस और नो। अब देखिए दो तरह के मटेरियल यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला मटेरियल है दैट इज ब्रिटल मटेरियल और दूसरा मटेरियल है दैट इज डक्टाइल मटेरियल। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो ब्रिटल मटेरियल्स है वो वीक होते हैं अंडर टेंशन। टेंशन में जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स है वो वीक होते हैं। जैसे कि आप कंक्रीट की बात कर ले, ब्रिटल मटेरियल है ना। वहीं इसके अलावा अगर मैं डक्टाइल मटेरियल्स की बात कर लेता हूं जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो मोस्ट ऑफ द मेटल्स को। ठीक है, जो मेटल्स है, मेटल्स किसमें वीक होते हैं, तो दैट आर वीक इन शीयर। ठीक है, अब शीयर स्ट्रेस क्या होता है और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, आई होप आप सभी ऑलरेडी ये तो जानते ही हो। तो मैं यहाँ पर चलिए आपके नोट के लिए लिख कर दे देता हूं दैट योर ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन ब्रिटल materials are weak in किसमें, are weak in tension। के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कंक्रीट का एग्जाम्पल दे ही दिया है। इसी के अलावा अगर मैं डक्टाइल मटेरियल्स की बात करता हूं तो डक्टाइल मटेरियल्स किसमें वीक होते हैं, दीज आर वीक इन एयर। ठीक है सर, चलिए ये तो बात हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी ही पड़ेगी। इसी के अलावा अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर पढ़ा हो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर तो खैर वैसे आगे आता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है तभी जाकर आप गेट की एग्जाम में अपीयर करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस ले रहा हूँ आगे आने वाले चैप्टर का। ठीक है, जिसमें अगर आप एक यूनी एक्सियल स्ट्रेस वाला केस ले लें, चाहे आप यूनी एक्सियल वाला स्ट्रेस ले लो चाहे बाई एक्सियल वाला स्ट्रेस ले लो, बात यहाँ पर रिजल्ट एक ही आएगा। बट फिलहाल अभी मैं यूनी एक्सियल की बात कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट की बात बोली है ना। तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर में अलग अलग कुछ केसेस पढ़ते थे। उनमें से एक यूनी एक्सियल केस होता था, एक बाई एक्सियल वाला केस होता था, एक होता था कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस वाला केस, और चौथा केस होता था बाईएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज द शियर स्ट्रेसेस वाला केस।
थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूं आगे वाला, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इधर बोल देता हूं कि दो यहाँ पर दोनों ही हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों ही तरफ से उसको खींचा जा रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। और अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में अलग 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 प्लेन्स में कितना कितना नॉर्मल स्ट्रेस और कितना कितना शियर स्ट्रेस होगा, ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर में, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा एन और टाउ का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं इस वाले केस में, यूनिएक्सियल वाले केस में, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, प्रिंसिपल stresses are your uniaxial stresses, are uniaxial stresses for this particular case। अगर बाईएक्सियल वाला केस हो गया तो बाईएक्सियल स्ट्रेस वाले केस में भी सेम जो दो बाईएक्सियल आपने स्ट्रेसेस लगाए होंगे वही आपके मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाते हैं, वो आप आगे चल के प्रूफ कर लेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो मैं अभी आपको यहाँ पर प्रूफ तो नहीं बता रहा हूं, बट हाँ ये रिजल्ट यहाँ पर याद रख सकते हो कि यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल स्ट्रेस वाले केसेस में ये स्ट्रेसेस ही मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं। तो अगर मान लीजिए इस प्लेन पर हमारा स्ट्रेस लग रहा है तो ये प्लेन क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दिस प्लेन विल बी नोन एज मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये प्लेन क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा। अब इस वाले केस में यूनिएक्सियल वाले में माइनर प्रिंसिपल प्लेन तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ही नहीं लग रहा। बाईएक्सियल वाला अगर केस होता तो बाईएक्सियल स्ट्रेस वाले में, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को बार बार, तो बाईएक्सियल मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेस लग रहा होता, तो उस केस में ये वाला जो प्लेन बनता है ये हो जाता आपका माइनर या फिर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। अब बात को समझिए कि एक पर्टिकुलर ऐसा मटेरियल जो कि टेंशन में वीक है, इसमें वीक है टेंशन में, कौन सा, ब्रिटल या डक्टाइल, ऑब्वियसली बात है सर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल उस प्लेन में फेल होगा जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, और जहां ये प्रिंसिपल प्लेन होता है वहीं पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है, मतलब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और ये जो पर्टिकुलर हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन दिख रहा है इसी पर होगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, यस और नो। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का जो प्लेन है वो यही वाला प्लेन होगा, आया ना। इसका मतलब कि एक ब्रिटल मटेरियल तो इसी प्लेन पर फेल होने वाला है, कौन से वाले पे, ब्लू वाले प्लेन पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूं दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन कहाँ होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है वो होता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 135 डिग्री विद विद प्रिंसिपल प्लेन। अभी यहाँ पर ये बताओ प्रिंसिपल प्लेन कहाँ है, तो प्रिंसिपल प्लेन हमारा ये वर्टिकल वाला प्लेन दिख रहा है जिसको आपने ब्लू से हाईलाइट करा है। तो जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन होगा वो कौन सा होगा, तो सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन हो जाएगा इससे 45 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन। सो देख सकता हूं that this is your maximum principal maximum shear stress plane, this is maximum shear stress plane, ठीक है। आई होप शायद बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल ले लिया मैंने यहां से 45 डिग्री, आई होप शायद क्लियर है बात, है ना, पक्का है। तो ये 45 डिग्री एंगल पे फेलियर होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो कि शियर में वीक है, और शियर में कौन वीक होता है, दैट इज योर डक्टाइल मटेरियल। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ब्रिटल मटेरियल है ये 90 डिग्री वाले प्लेन पर फेल होंगे, और जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है जो कि शियर में वीक होता है वो होगा फेल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और अगर एक पर्टिकुलर मैं वायर की बात कर रहा हूं तो वायर में 45 डिग्री एंगल मतलब ये, ठीक है। अब 45 डिग्री एक ही साइड से नहीं ले रहा, दूसरी साइड से भी ले लेना है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक कोन बनता है, कप और कोन फेलियर इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर 45 डिग्री एंगल इंक्लाइंड प्लेन पे अबाउट ही फेलियर होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि डक्टाइल मटेरियल्स में कप कोन फेलियर देखने को मिलेगा,
और ब्रिटल मटेरियल्स में 90 डिग्री पे फेलियर देखने को मिलेगा, है ना, जो कि एग्जैक्टली लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप शायद इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर स्टूडेंट ने ओरली ही टिक कर दिया होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं तो खैर चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने में टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोलता है दैट फॉर गिवन बार एज्यूम ई टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। ई की वैल्यू आपको कांस्टेंट मान लेना है पूरे के पूरी लेंथ में। फिर आगे बोलता है मूवमेंट ऑफ पॉइंट एक्स विल बी। भाई मूवमेंट ऑफ पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ए ई की वैल्यू क्या है 500 पीएल है। देखो यहाँ पर और कुछ नहीं दिया, क्या दिया गया है, ए ई की वैल्यू 500 पीएल दी गई है। भी अगर मेरे को पॉइंट एक्स का यहाँ पर मूवमेंट पता करना है तो ऑब्वियसली बात है वो किसकी वजह से होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ योर एक्सटेंशन ऑफ दिस होल बार। यस और नो, मैं क्या लिख सकता हूं, दैट मूवमेंट ऑफ एक्स is nothing but that is equals to be the extension of a bar, extension of bar। अब बार में एक्चुअली 3 पोर्शन दिख रहे हैं, पहला पोर्शन ये वाला दिख रहा है, दूसरा पोर्शन ये वाला दिख रहा है और तीसरा पोर्शन ये वाला दिख रहा है। तो तीनों ही पोर्शन का एक्सटेंशन आपको ऐड करना चाहिए, तो दैट इज इक्वल्स टू बी del 1 प्लस del 2 प्लस del 3। ठीक है सर। अच्छा आपको ये पता है E इज इक्वल्स टू बी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। अच्छा स्ट्रेस को क्या लिखते हैं अपन लोग, यहाँ पर नीचे लिखना चाहिए था स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल एल अपॉन एल, है ना। इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व करिए और डेल एल का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एल अपॉन ए। ठीक है, वैसे अधिकतर स्टूडेंट्स को याद होगा जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है हम लोगों ने कि ये फॉर्मूला तो याद हो गया है ना। तो यहाँ पर चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अब बात को समझिए कि सिर्फ एक ही एंड पर फोर्स लग रहा है और एक ही फोर्स है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी, फोर्स कितना है, पी लिखा हुआ है। तो सभी के सभी बार्स में सेम फोर्स रहेगा, यस और नो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, वो फाइनली कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू द फिक्स्ड एंड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पी एल, फर्स्ट वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, फर्स्ट कौन सा है, तो दिस इज योर फर्स्ट वन। एल अपॉन एरिया की वैल्यू इसकी ए है और ई की वैल्यू ई ही है ना। सेकंड वाले की बात करें, सेकंड में भी अगेन फोर्स तो सेम रहेगा, दैट इज पी, बट लेंथ की वैल्यू कितनी है, एल बाय 2। ठीक है, एरिया की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2a ई। थर्ड वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो थर्ड में अगेन फोर्स तो पी ही रहेगा, लेकिन लेंथ की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू बी एल बाय 4 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू क्या है, दैट इज ए बाय 2 इंटू ई। हाँ या ना, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू बी और पी एल अपॉन ए ई, फर्स्ट टर्म में तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, है ना, और सेकंड टर्म में देखेंगे तो 1/2 नीचे जा रहा है और ऑलरेडी यहाँ पर 2 तो है ही डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, अब ये कैसा है, दैट इज इक्वल टू बी 2/4, दैट इज इक्वल टू बी 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेकर ऐड कर ले, 4 एलसीएम ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा, 4 + 1 + 2, ठीक है, 7/4 हो गया। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी और 7/4 ऑफ पी एल अपॉन ए। बोलो हाँ या ना, इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। आई होप शायद इतना कैलकुलेशन आप सभी ने किया होगा। अब क्या करोगे, अब डायरेक्टली ए की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो 7/4 इंटू पी एल, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू बी 500 पी एल, तो 500 पी एल, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू बी 7/4 इंटू 1/500। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, बट ये ध्यान रखना वैल्यू होगी इन मीटर, कन्वर्ट कर लीजिएगा इन एमएम, है ना। तो अब अगर एमएम में कन्वर्ट करना है तो आप कर दीजिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या बन जाएगा, 7/4 इंटू 2, 7/4 इंटू 2, दिस इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 7/2, दैट इज इक्वल टू बी 3.5 mm। देखा, तो यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे तो बोलने को यहाँ पर ये था कि ये गेट का क्वेश्चन है, एंड ऑब्वियस सी बात है गेट लेवल का है, लेकिन सारे गेट के क्वेश्चंस में भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, खास करके 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अभी यहाँ पर मेरे को पूछता है व्हाट विल बी द पेंडिंग मोमेंट मैग्नीट्यूड एट पॉइंट डी, और पॉइंट डी यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट डी ये दिख रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ डायमेंशंस भी दे दी गई है, और ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात तो जो हमारा बीम है वो है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, बीम कैसी है, कैंटिलीवर है। तो ये डिस्टेंस टोटल पता है अपने को 3 मीटर, ये डिस्टेंस टोटल पता है अपने को 3 मीटर, जो कि दिया भी हुआ है, नीचे एरो भी बनी हुई है ना। अब आगे अगर यहाँ पर देखें तो नीचे बी से डी का डिस्टेंस दे दिया गया है 1 मीटर, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको सबको पता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द फोर्स इनटू लीवर आर्म, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले कट कर दो। ये कट करके आपको देखना है या तो राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, कहीं पे भी एक डायरेक्शन में देखना है। देखो लेकिन अगर मैं इस तरफ देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या देखने को मिलेगा कि सर इधर होगा एक फिक्स्ड एंड पर एक मोमेंट की रिएक्शन, वो मेरे लिए अभी अननोन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो यहाँ पर रिएक्शन होगी अगर अननोन है तो मैं बेहतर है कि मैं उस तरफ देखूं ही नहीं, मैं किस तरफ देख लूं, जहां पर वैल्यूज मेरे लिए नोन है। तो इधर खड़े होकर ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में नहीं देखेंगे हम लोग, कहाँ देखेंगे, राइट हैंड साइड के फोर्सेस का मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, वो सर एक यूनिफॉर्मली वैरीड लोड है। लेकिन सर जो वैरीड लोड है वो भी क्या दिख रहा है, वो भी सर यहाँ पर दिख रहा है कि इधर आते आते वैल्यू जीरो नहीं हुई है इसकी, यहाँ कुछ लोडिंग इंटेंसिटी है। तो क्या सबसे पहले मेरे को ये बता सकते हो दैट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी इन गिवन यूवीएल। रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी कैसे निकालोगे भैया, हमें ये पता है कि यहाँ पर वैल्यू थी 0 और इधर वैल्यू दिख रही है 3, कितने डिस्टेंस चलने पर ये बढ़ी है सर, 3 मीटर डिस्टेंस चलने पर बढ़ी है, ये लिखा हुआ है। मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग इंटेंसिटी हो गई है 3 मीटर में, है ना। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी। अगर मैं अब आपको पूछता हूँ दैट व्हाट इज द रेट ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी एट डी, एट डी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं बी से लेकर डी तक मूव करूंगा तो 1 मीटर चला हूं मैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज है सर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर चला हूं तो यहाँ पर आते आते लोडिंग इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इधर वैल्यू कितनी हो गई, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। अब आई होप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये एक पर्टिकुलर लोड है जिसका यहाँ पर मेरे को मोमेंट लेना है। ओके, अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसी को अलग फिगर बनाकर दे देता हूँ आपको ताकि और बेहतर रूप में आप समझ पाए। देखिए ये है आपका डी पॉइंट पे लोडिंग इंटेंसिटी, इधर लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है और बाद में कितनी वो लिख देता हूँ। इधर वैल्यू है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, इधर वैल्यू है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। मुझे इधर मेरे को निकालना है बेंडिंग मोमेंट, इधर ही मेरे को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना। क्या करूंगा सर, ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग मोमेंट ले रहा है मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस इज द लोडिंग इंटेंसिटी डायग्राम, है ना। और ये डिस्टेंस मेरे को टोटल पता है दैट इज इक्वल्स टू बी, और कितना हो जाएगा सर 3 टोटल है, तो बचा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर, आया ना। तो मुझे ये भी पता है सर ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। सर क्या करें सर, फोर्स इनटू डिस्टेंस लेना है, लेकिन हमें जो लोडिंग डायग्राम दिख रहा है वो तो है ट्रेपीजियम, या तो ट्रेपीजियम के सीजी को आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर इस ट्रेपीजियम को डिवाइड कर दीजिए इस तरह से दो फिगर्स में। दो फिगर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो सर एक फिगर दिख रहा है यहाँ पर हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल, और दूसरा फिगर हमें हम लोगों को दिख जाता है ये नीचे वाला रेक्टेंगल, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये रेक्टेंगल की जो हमारा रेक्टेंगल है इसकी हाइट है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और ट्रायंगल की हाइट बची हुई कितनी हो जाएगी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू बी 2, है ना। ठीक है सर, तो क्या करेंगे सर, वो बेंडिंग मोमेंट लेना है मतलब मेरे को क्या लेना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस करना है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है, दो फिगर है मेरे पास, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर, मैं फर्स्ट फिगर का लोड इनटू उसका लीवर आर्म प्लस सेकंड फिगर का लोड इनटू अगेन उसका लीवर आर्म,
तरह से लिखूंगा मैं। ओके, तो क्या लिख रहा हूँ ये आपको पहले से क्लियर है। फोर्स इंटू डिस्टेंस ले रहा हूँ। सबसे पहले बोलो फर्स्ट फिगर का लोड कितना होगा। लोड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लोड इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो भैया अगर मैं यहाँ पर पहले पोर्शन की बात करता हूँ जो कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया बहुत सिंपल है, विड्थ इनटू हाइट। विड्थ कितनी है 2 मीटर, हाइट कितनी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 2 मीटर इंटू 1 किलो न्यूटन पर मीटर इज द लोड ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। सर इसका सीजी कहाँ होगा, इसका सीजी होगा यहाँ, कितने मीटर के डिस्टेंस पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर, सेंटर पे, है ना। तो दिस इज द लीवर आर्म फॉर द रेक्टेंगल। इन द सेम वे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल के लिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है द सेम 2 मीटर। व्हाट इज हाइट, हाइट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सीजी, सर सीजी होगा यहाँ कहीं, कितने मीटर के डिस्टेंस पर 2/3 ऑफ बेस, है ना। 2/3 ऑफ बेस, बेस कितना है दैट इज 2 मीटर, है ना। तो दैट इज इक्वल टू बी 2/3 ऑफ 2। यहां से होता है 1/3 ऑफ बेस, ठीक है ना। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अगेन इंटू 4/3, है ना। समझ में आ रही है बात। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी 2 प्लस 8/3, दैट इज इक्वल टू बी 2 प्लस 8/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2.67, 2.67, है ना। तो ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.667 किलो न्यूटन मीटर। यही पूछा गया था। मैंने बहुत ज्यादा इलाबोरेट करके बताया है, धीरे धीरे सॉल्व करा है, आप लोगों ने आई होप बहुत जल्दी सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है बोलता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट अ कॉपर वायर ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड 1 mm क्रॉस 1 mm। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या है 1 mm क्रॉस 1 mm ऑफ द वायर। तो वायर है कैसा अपना, वायर है सर अपना इस तरह का स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है was straight initially and by applying load it is shaped into a semicircle of radius 1 meter। तो what is the radius of bend shape, radius of bend shape is given as 1 meter, ठीक है सर। अच्छा इसी के अलावा आपको यहाँ पर क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। आई होप शायद सभी को याद होगी। और इक्वेशन थी क्या, थोड़ा सा याद दिला देता हूं, MFE अपॉन I बाय R, ये इक्वेशन थी। क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा जा रहा है बेंडिंग स्ट्रेस F पूछा जा रहा है, और क्या दिया गया है R दिया गया है। तो इसका मतलब मैं यहां से ऑब्वियस सी बात है ये दोनों टर्म्स का यूज करूंगा। F की इक्वेशन क्या बन जाएगी E इंटू वाई बाय R, आया ना। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, F की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो Y की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो F मैक्स इज इक्वल्स टू बी Y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ, तो दिस विल बी Y मैक्स, कितना हो जाएगा दैट इज 0.5 mm। लिख देते इधर, चलिए E की वैल्यू देखो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दी हुई है 130 किलो न्यूटन था, तो 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख देता हूँ। आगे y मैक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू बी 0.5 mm। r की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 1 मीटर दी गई है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना ताकि वैल्यू आपकी mm में आ जाए। अब इसको बड़ी आसानी से आप लोग सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बी 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So this is the answer for this particular question which is given in your option number A। मेरे हिसाब से एक लाइन का सॉल्यूशन था, फिर भी अगर आपको टाइम लगता हो तो आप यहाँ पर टाइम ले लीजिए, लेकिन गलत बिल्कुल भी ना करिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है बोलता है that a rectangular beam of 200 mm cross 400 mm carries point load at its midspan, ठीक है सर। फिर आगे बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ए इज m। एक सेक्शन है यहाँ पर, एक सेक्शन है ए जिस पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है m है। दूसरे आगे सेक्शन पर क्या देखने को मिलता है कि आगे चलकर जो
बेंडिंग मोमेंट है वो कितना हो जाता है, एम डैश हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। कितने मीटर के डिस्टेंस पर? सर ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.2 मीटर। ठीक है सर। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है दैट देयर आर नो एक्सटर्नल लोड एक्टिंग बिटवीन द टू सेक्शन, है ना, मतलब जो मोमेंट्स दे दिए हैं उन्हीं की वैल्यूज को आपको यूज कर लेना है। आगे बोलता है इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ एम डैश एंड एम इज गिवन एज 10,000 न्यूटन मीटर, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, कर लेंगे चलिए कैलकुलेशन। लेकिन उसके पहले मुझे ये समझाएं कि ये जो डिफरेंस इन मेरे को बेंडिंग मोमेंट जो मेरे को डिफरेंस दिया गया है कितना है, 10,000 न्यूटन मीटर, है या ना। क्या डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को कहीं से आप रिलेट कर सकते हो? इसलिए रिलेट करना जरूरी है क्योंकि शियर स्ट्रेस पूछा गया है, और शियर स्ट्रेस के लिए ऑब्वियसली बात है आपको शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो आप सभी को यहां पर पता होना चाहिए दैट दिस शियर फोर्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, आया ना। अब देखो चेंज डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस इज गिवन एज 0.2 मीटर, डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज गिवन एज 10,000 न्यूटन मीटर। वैल्यू पुट कर देते इधर से, तो 10,000 न्यूटन मीटर अपॉन 0.2 मीटर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा एज इक्वल टू बी 50,000 न्यूटन। सो दिस इज द शियर फोर्स। इसी शियर फोर्स के लिए आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। कौन सा वाला, कौन सा वाला शियर स्ट्रेस निकालना है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो अगर यहां पर आप सेक्शन चेक करें तो सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर, है ना। रेक्टेंगुलर अगर सेक्शन है तो आप सभी को पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर सेक्शन में, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, पैराबोलिकली, है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होता है सर, सेंटर पे। ये जो टाउ मैक्स की वैल्यू है ये कितनी होती है सर, दिस इज इक्वल टू बी 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ये भी पता होना चाहिए था। तो टाउ एवरेज क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर टाउ मैक्स की वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज इज नथिंग बट दैट इज शियर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बी इंटू डी। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, डी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, सारी वैल्यूज पता है, पुट करेंगे वैल्यूज, है ना। तो क्या पुट कर दूं, 3/2 ऑफ वी की वैल्यू दैट इज गिवन एज 50,000, 50,000 न्यूटन, है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इंटू डी, दैट इज इक्वल टू बी 400 इंटू 200। ठीक है, ये mm स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर ही अपना मेगा पास्कल होता है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए जीरो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 0 और ये 2 0, ये पूरे के पूरे 4 0 कैंसिल आउट। क्या बचेगा, 15/16, 15/16 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा, 15/16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 15/16 को आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू बी 0.9375। आंसर क्या आ जाएगा, 0.9375 मेगा पास्कल। क्वेश्चन आसान था, लेकिन हाँ ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप लोग अधिकतर एसएफडी बीएमडी वाले चैप्टर में तो पढ़ते हो, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है आपको शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में, तो भूलना मत। कई बार दो अलग अलग चैप्टर्स के जो कंसेप्ट है उनको मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है, और इवन कई बार तो दो अलग अलग सब्जेक्ट को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो अलग सब्जेक्ट को मिक्स कर दिया तो वो फिर हम उसको सॉम में नहीं करेंगे, आगे चल के कोई दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे, तो सॉम तो पहला सब्जेक्ट होता है ना। तो आगे चल के आप जब दूसरे सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको कि सॉम का जो कंसेप्ट है वो यूज कर लिया गया है दूसरे सब्जेक्ट्स में, ऐसा बिल्कुल देखने को मिल सकता है आपको। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलता है दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉर द गिवन लोडिंग इज। डिफ्लेक्शन पूछ रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट का, मतलब क्या पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंशन, है ना। तो टोटल एक्सपेंशन निकालना, उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, तीन यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे पोर्शन, और तीनों ही पोर्शन के लिए मुझे क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और तीनों पोर्शन में कितना कितना फोर्स होगा ये एग्जैक्टली बताना है। तो सबसे पहले नंबर दे देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड पोर्शन, एंड दिस इज योर थर्ड पोर्शन ऑफ द बार।
सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन की बात कर लेता हूँ। क्यों सर नीचे वाले की बात करी? क्योंकि देखो यार, इधर से क्या रिएक्शन मिलेगी आपको फिक्स्ड एंड से, ये आपको नहीं पता। हाँ, लेकिन फ्री एंड पे तो पक्का है कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब कि अगर ये है आपका फर्स्ट पोर्शन और इसके फ्री एंड पे लग रहा है पी, तो ऑब्वियसली बात है फॉर इक्विलिब्रियम में क्या बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले एंड से भी क्या लगेगा, टेंसाइल पी ही लगेगा। हाँ या ना? ठीक है सर। अच्छा, इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर और देखता हूँ कौन सा पोर्शन, सेकेंड पोर्शन थोड़ा और ज्यादा थिन है। तो दिस इज योर सेकेंड पोर्शन। सेकेंड पोर्शन पे हमने अभी क्या देखा है यहाँ पर फिलहाल, कि ऑलरेडी मैंने ये देखिए, ये है हमारा इंटरफेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। इंटरफेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या है, दैट इज योर पी फोर्स लग रहा है अपवर्ड में फर्स्ट वाले में। तो अगर फर्स्ट वाले में पी लगा है अपवर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ इसका एक रिएक्शन आएगा, इस वाले पी का एक रिएक्शन आएगा यहां से पी। बट ऑलरेडी कौन सा पी लगा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी एक एक्सटर्नल पी लगाया हुआ है। तो दिस इज योर इंटरनल रिएक्शन जिसको मैंने पी लिखा है। और इसके अलावा एक एक्सटर्नल भी दिख रहा है, और एक्सटर्नल कितना है, दिस इज ऑल्सो पी। ऑब्वियस ही बात है यहां से अगर कुछ रिएक्शन मिल रही होगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस आर डैश इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू बी आर प्लस पी। अब आर की वैल्यू भी पी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये समीशन क्या हो जाएगा, टू पी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेकंड पोर्शन में क्या दिख रहा है सर, टू पी फोर्स दिख रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। अब थर्ड पोर्शन पे बात कर लेते हैं। थर्ड पोर्शन ये है। थर्ड पोर्शन में जिस तरह से रिएक्शन आर डैश अपवर्ड में थी सेकंड पे, डाउनवर्ड में हो जाएगी किस पे, ऑन द थर्ड, है ना। तो यहां अगर ये रिएक्शन है तो इसके अलावा एक और फोर्स दिख रहा है हमें, कौन सा, ये वाला टू पी, जो कि डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ था। आर डैश की वैल्यू भी क्या है, टू पी है, मतलब रिएक्शन की वैल्यू भी टू पी है और ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स भी टू पी लगाया है। ऑब्वियसली बात है नेट समीशन विल बी जीरो। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि इसमें जीरो फोर्स होगा, ना फोर्स होगा, जीरो फोर्स होगा। ठीक है। इस पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस की थोड़ी आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैंने तो खैर करवाई है फुल कोर्स में, लेकिन अगर आपने नहीं करी है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस आप और करिए, किस तरह से आपको इन पर्टिकुलर डायग्राम्स को आपको सॉल्व करना है, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़े। देखिए, फर्स्ट में कितना फोर्स है, पी। सेकंड में कितना फोर्स है, टू पी है, पी प्लस पी, है ना। और थर्ड वाले में कितना है, जीरो। आपको पता है दैट टोटल चेंज विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी द डिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द थ्री बार्स। तीनों बार का अगर मैं डिफ्लेक्शन लिखना चाहता हूं तो पी एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। फर्स्ट बार में कितना फोर्स है, पी। लेंथ कितनी है, एल। एरिया कितना है, टू ए इंटू ई। सेकेंड वाले में सर टू पी फोर्स है, कितना फोर्स है सेकेंड वाले में, टू पी फोर्स है ना, टू पी। लेंथ कितनी है, एल अगेन। एरिया कितना है, ए, और ई भी ई ही है। ठीक है। थर्ड वाले में फोर्स ही जीरो है, उसको मैं लिख ही नहीं रहा। क्या करें, सबको ऐड कर दे। देखो ये टू है और ये वन बाय टू है, टू प्लस वन बाय टू क्या हो जाएगा, दैट इज फाइव बाय टू। क्या लिख दूं, फाइव बाय टू पी एल अपॉन ए। जब फाइव बाय टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5, आया ना। तो 2.5 वाला एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ये इजी था, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें देखने को मिल रहा है एक तरफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिया गया है और उसके लिए करस्पॉन्डिंग शियर फोर्स डायग्राम आपको पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसको स्टडी कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखिए इधर भी 2 डिग्री कर्व दिख रहा है लिखा हुआ, और आगे भी 2 डिग्री कर्व लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट एज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ऑफ 2 डिग्री, शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, शियर फोर्स डायग्राम विल बी ऑफ 1 डिग्री। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, 1 डिग्री का होगा। और लोड कैसा होगा, लोड होगा सर यहाँ पर यूडीएल। लोड कैसा होगा,
यूडीएल होगा, मतलब पूरे के पूरी बीम में एक यूडीएल प्रेजेंट होगा, इतनी बात तो पक्की है, सभी ने समझ ली होगी इतनी बात। ठीक है, अब आगे सुनते हैं जरा। तो पूरे के पूरे में यूडीएल है, इतनी बात तो क्लियर है। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज्यूम दैट एट एंड सी डाउनवर्ड पॉइंट लोड इज आल्सो एक्टिंग। पॉइंट सी मतलब जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मुझे यूडीएल तो पता चल गया, लेकिन मुझे एक टेंटेटिव बीम का डायग्राम चाहिए। जो भी कुछ हम लोग को पता चलता है उसको हम लोग बीम के डायग्राम में प्लॉट करते चलते हैं। सबसे पहली बात तो मेरे को ये चीज क्लियर होगी कि पूरे के पूरे बीम पर क्या होगा, एक यूडीएल होगा। ठीक है, और इधर लगा होगा एक पॉइंट लोड, दैट इज लेट अस सपोज कि पॉइंट लोड कितना है यहाँ पर, पी है। तो ये पॉइंट हमारा ए था, सी था, और बीच में एक पॉइंट दे दिया गया था एज पॉइंट बी। ठीक है, यही दिया है, और बाकी डी और ई बीच वाले कुछ यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी के अलावा एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ है मैक्सिमम मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना, इधर क्या है, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है मिनिमम बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां आता है जहां पर भी सीएफओ जीरो होता हो, मतलब सीएफओ जीरो वाली लाइन को क्रॉस करता हो, अपना साइन चेंज करता हूं, है ना। तो मैं ये ऑलरेडी जानता हूं दैट बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर shear force changes its sign, है ना, मैक्सिमम और या फिर मिनिमम भी हो सकता है। देखो मैक्सिमम यहां दिख रहा है हम लोग को, पहली बात तो दिख रहा है, और दूसरा मिनिमम दिख रहा है यहाँ, मतलब यहाँ पर सीएफओ ने अपनी साइन चेंज करी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो जरा, इस पॉइंट पे दिख रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर, सही बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, ये भी सही बात है। मतलब चारों के चारों डायग्राम में शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू तो चेंज हुई है ना। और क्या देखने को मिल रहा है कि सर डी पॉइंट पे मैक्सिमम आया, इसका मतलब डी पॉइंट पे भी शेयर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहाँ पर भी दिख रहा है ना। लेकिन सर कोई भी डायग्राम में हमें डी पर एब्रप्ट चेंज नहीं देखने को मिल रहा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जहां पे भी एब्रप्ट चेंज हुआ मतलब वहां पर कोई पॉइंट लोड है या फिर रिएक्शन है ना। पॉइंट लोड मेरे को सी पर दे दिया गया था, इसलिए मैं क्या मान लेता हूं कि भैया ठीक है, पॉइंट सी पर तो पॉइंट लोड होगा, लेकिन ए और बी जहां पर शेयर फोर्स एकदम से चेंज हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रिएक्शंस। तो ऑब्वियसली बात है ए पॉइंट और बी पॉइंट जहां पर शेयर फोर्स एकदम से चेंज हो रहा है वो लोड की वजह से नहीं, रिएक्शन की वजह से हो रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर सपोर्ट दिखा देता हूं अब आपको। लेट अस सपोज यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट्स की वैल्यूज जो भी रिएक्शन आएगी उसको मैं R1 और R2 लिख देता हूँ। ठीक है सर, लेट अस सपोज दैट यूडीएल इज नथिंग बट दैट इज W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मुझे यहाँ पर से सबसे पहली बात तो ये चीज क्लियर है कि पूरे के पूरे में यूडीएल है, पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड है, और ए और बी पे एक सपोर्ट है। ठीक है सर, फिर इसके अलावा मुझे ये भी चीज पता है क्या, कि जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे क्या दिख रहा है, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू 24 पर है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट बेंडिंग मोमेंट एट ये पॉइंट बी एट बी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी -24 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये तो दिया हुआ था, और सर अगर ये माइनस है इसका मतलब कि ये बी पर खड़े होकर मैं अगर राइट हैंड साइड में देखूंगा तो मेरे को इजीली अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ दैट व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट। आया ना, किस किस की वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा, एक तो पॉइंट लोड की वजह से, है ना, पी। अच्छा ये बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है हम लोगों को 3 मीटर। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन एज 3 मीटर। तो पी का डिस्टेंस कितना है, 3। कैसा बेंड करेगा, नीचे की तरफ क्राइंग फेस, मतलब नेगेटिव। लोड भी जो हमारा यूडीएल भी दिख रहा है वो भी कितना है, W इंटू 3, दिस इज द यूडीएल। कहाँ एक्ट करता है वो मान सकता हूँ, 3 के आधे पर, मतलब 3/2 इज द लीवर आर्म, है ना, क्योंकि यूडीएल कहाँ मानते हो आप एक्ट करता हुआ, इधर, है ना, कितने डिस्टेंस पर, 3/2 पर। ठीक है, चलो एक इक्वेशन मिल जाती है मेरे पास, यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देता हूँ। 24 इज इक्वल्स टू बी क्या लिख दूं, 3P + 9W/2, लिख सकते हैं ऐसा।
पक्का है ना। ये होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब और कहीं मेरे को बेंडिंग मोमेंट पता है? बिल्कुल सर पता है, कोई भी पॉइंट पे ले लो। लेट अस सपोज मेरे को पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट पता है, ठीक है। पॉइंट डी पर कितना है बेंडिंग मोमेंट? एट डी इज इक्वल्स टू बी कितना है? 1 kN पॉजिटिव में। पॉइंट डी कहाँ है? यहाँ है सर। कितने मीटर के डिस्टेंस पर है? तो ये पता है 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। इधर से 1 मीटर पे प्रेजेंट है डी, और वहां पर वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की कितनी है? 1 kN। तो एक काम करते हैं, इधर खड़े होकर आप चेक कर लो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड जब आप चेक करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? सर बेंडिंग मोमेंट आएगा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन R1 ऑल्सो एज वेल एज बिकॉज ऑफ दिस लोड ऑल्सो। ठीक है, तो R1 की वजह से कितना आएगा? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। कितना? सर R1 इंटू 1 मीटर। लोड की वजह से आएगा नेगेटिव, है ना। तो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू बी और 1 इंटू डब्ल्यू, और कितने डिस्टेंस पर? हाफ मीटर के डिस्टेंस पर होगा ये, है ना। तो मैं यहां से कैलकुलेट करके क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू बी, क्या लिख दूं? दैट 1 इज इक्वल टू बी R1 माइनस W/2। तो ये एक इक्वेशन बन गई। चलिए इसको मैं मान लेता हूं एज योर सेकंड इक्वेशन। भी आगे बढ़ते, कोई और पॉइंट पे पता है वैल्यू? हाँ सर पता है, ये ई पॉइंट पे भी पता है, कितनी है? 0 है। अब आगे लिख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ई। बेंडिंग मोमेंट एट ई कितनी है? 0 है। ई कहाँ है? यहाँ से 1 मीटर और। मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 0 इज इक्वल टू बी, सबसे पहला पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू रिएक्शन R1, कितना मीटर? 2 मीटर के डिस्टेंस पर। सर 2 मीटर में W जो लोड है उसका भी बेंडिंग मोमेंट होगा, तो W इंटू 2 इज द लोड। कहाँ एक्ट कर रहा होगा? 1 मीटर पे। तो अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 इज इक्वल टू बी 2R माइनस 2W। आया ना? R1 लिख देता हूँ, तो R1 इज इक्वल टू बी क्या दिख रहा है? W दिख रहा है। R1 की वैल्यू कितनी दिख रही है? W दिख रही है। इधर पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू बी R1 माइनस R1/2। या फिर एक काम करते हैं, R1 की वैल्यू तो चाहिए नहीं मेरे को, तो स्मॉल w की वैल्यू चाहिए, तो इसको लिख देता हूं स्मॉल w माइनस W/2। तो W/2 की वैल्यू 1, W की वैल्यू क्या आ रही है? 2 kN/मीटर, और R1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 kN। तो क्या अब यहां से आप इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर P? बिल्कुल सर। कैसे? 3P प्लस 9 इंटू 2/2 इज इक्वल टू बी 24, है ना। तो 3P इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा? 24 माइनस 9। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू बी, और कितना आ जाएगा? 24 माइनस 9 इज नथिंग बट दैट इज 15। 15/3 दैट इज इक्वल टू बी 5 kN। ठीक है, तो P की वैल्यू मिल गई 5, W की वैल्यू मिल गई 2 kN/मीटर। इससे आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे पूरे क्वेश्चन। अब देखो डायग्राम्स। सबसे पहली बात, सी पॉइंट पे पी लोड लगा जिसकी वैल्यू कितनी है? 5। 5 इसमें दिख रहा है और 5 इसमें दिख रहा है। लेकिन एक बात समझो, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स होता है ना, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर मैंने यहाँ पर कहीं पे भी सेक्शन कट करा तो सी पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में ही होगा। मतलब 5 kN के कारण पॉजिटिव शियर फोर्स आना था, ना कि नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव इसमें भी दिख रहा है, पॉजिटिव इसमें भी दिख रहा है। दूसरी बात, सर राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स तो हमारा यूडीएल भी है, तो यूडीएल के कारण भी ऑब्वियसली बात है शियर फोर्स पॉजिटिव में बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए ना, कि इधर कम क्यों हो रहा है, इधर डिक्रीज क्यों हो रहा है? शियर फोर्स तो बढ़ना चाहिए था। बढ़ रहा है किसमें? इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है बढ़ रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है शियर फोर्स, यही सही है। ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यूज लिखनी है तो ये भी आपको पता है कितना बढ़ेगा। तो सर 5 के बाद और कितना बढ़ेगा? 2 kN/मीटर से 3 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, तो इसका मतलब 11 kN का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। फाइनली आंसर कौन सा हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे अगर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना था, बड़ा आसान था। कैसे? आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि सी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, सी पर शियर फोर्स एकदम से बढ़ना या कम होना चाहिए था ना। कहाँ दिख रहा है? क्या बी और सी में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। बी और सी को वैसे ही एलिमिनेट कर देते आप। ठीक है, बी और सी ऑप्शन थे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते। जस्ट
इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान दिया होता तो। फिर भी अगर आपको और कैलकुलेशन ना करनी हो, टाइम बचाना है, तो और दूसरा तरीका क्या, देखो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, बचा ए और डी। ए और डी में भी कौन सा सही है, तो उसके लिए आपको ये पता है यूडीएल है, तो यूडीएल से वैल्यू बढ़नी चाहिए थी अपने सीएफओस की। इसमें तो डिक्रीज हो रही है, तो इसी तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है कि पी की वैल्यू क्या होगी, 5 कैसे आई, डब्ल्यू की वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर कैसे आई, ये मैंने करके बताया है आपको। अदरवाइज आपको सिर्फ क्वेश्चन टिक करना होता, बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें डायग्राम में दिख रहा है एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा, ये आप बता दो। के की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर ये एंड पे कोई सिंकिंग नहीं हुई, मतलब कि वो जहां है वही है, मैं क्या बोल सकता हूं, दैट नेट डिफ्लेक्शन एट बी शुड बी इक्वल टू बी 0, है ना। और यहां से ऑब्वियसली बात है कुछ रिएक्शन मिल रही होगी, आया ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एज इक्वल टू बी अ कैंटिलीवर विद अ यूडीएल, है ना। और इसी को मैं लिख सकता हूं एज कैंटिलीवर विद द रिएक्शन आर बी एट द फ्री एंड। लेकिन दोनों के कारण ही ये जो बी पॉइंट है, इस पर नेट डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, है ना। मैं क्या लिख सकता हूं, दैट डिफ्लेक्शन, upward deflection due to reaction should be equals to be the downward deflection due to UDL, आया ना। अब कैंटिलीवर के फ्री एंड पर कितना कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये आप डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में फॉर्मूले डिराइव करते ही हो। तो मैं यहाँ पर अगर पॉइंट लोड की बात करता हूं, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन तो पॉइंट लोड है ना। कितना होता है फॉर्मूला, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3EI। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, आर बी, एल की वैल्यू एल क्यूब बाय 3EI is equals to b। The downward deflection due to UDL कितना होता है, that is nothing but that is WL raised to power 4 by 8EI। WL raised to power 4 by 8EI। सॉल्व करेंगे तो यहां से रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 3/4 ऑफ योर WL। तो 3/4 नहीं, 3/8 आएगा। कितनी आ जाएगी रिएक्शन की वैल्यू, 3/8 ऑफ WL। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस करे हैं तो यही सेम रिएक्शन कैलकुलेट करने के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आए हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर में। ठीक है, इवन गेट की एग्जाम की बात करोगे तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का ये रिएक्शन वाला कैलकुलेशन 3 बार आया गेट में। थोड़ा उससे आगे बढ़ता हुआ ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भैया आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पूछ रहा है। तो क्या करा जाए सर, करा ये जाए कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, अगेन यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर एक सेक्शन एक्स डिस्टेंस पर कट करता हूं और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। पहली बात, रिएक्शन का डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा क्योंकि रिएक्शन कैसा बेंड करेगी, अपवर्ड, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। सर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा ड्यू टू द यूडीएल। कितना आएगा, W into x is the load which is acting at a distance of x/2, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट 0 चाहिए, इसका मतलब इसको इक्वेट कर देता हूँ 0 से और आर बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो लिख देता हूं यहां पर दैट 3/8 ऑफ WL इंटू एक्स माइनस WX² by 2 शुड बी इक्वल टू बी 0। तो यहां से क्या दिख रहा है, W इंटू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3/8 ऑफ L इज इक्वल्स टू बी और x/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 ऑफ L, आया ना। हमें यही पूछा है कि अगर x की वैल्यू KL लिख देता हूं तो k की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली बात, अगर इसकी वैल्यू KL है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 दैट इज इक्वल टू बी 0.75। ठीक है, तो k की वैल्यू ही पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो गई, k की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे 0.75। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, एक डायग्राम दिया गया है, क्या दिख रहा है, a hollow steel box beam has the rectangular cross section shown in figure below. What is the maximum allowable shear force that may act on the beam if the allowable shear stress is 36
मेगा पास्कल। सो क्यू मैक्स की वैल्यू क्या दे दी गई है? 36 MPa। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि भैया शियर फोर्स कितना मैक्सिमम है अलाउ यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है उसके लिए मेरे को ये पता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ आएगा, कहाँ आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? तो ऑब्वियसली बात है सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है, ये हम सबको ऑलरेडी पता है। मैं इधर मान लेता हूं दैट दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या करेंगे अब? सर इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन का एरिया इंटू वाई बार लिखाएंगे। क्यों ऐसा सर? क्योंकि सर हम लोगों को पता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एस ए वाई बार अपॉन आई बी, आया ना सर? ए कौन सा होता है? ए इज नथिंग बट दैट इज द एरिया ऑफ पोर्शन अबोव द गिवन सेक्शन, अबोव द गिवन सेक्शन। तो अगर मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूं तो इसके ऊपर वाले पोर्शन का एरिया ले लो आप। वाई बार क्या होता है? वाई बार इज नथिंग बट दैट इज द सीजी ऑफ अबोव पोर्शन, है ना, अबोव सेक्शन। एंड वाई बार मैंने बता दिया। एस क्या दिख रहा है? दैट इज द शियर फोर्स, वही पूछा गया है। आई क्या होता है? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन। तो ये सबसे पहले बताओ ये होल सेक्शन कैसा है? हॉलो है। क्या लिख दूंगा? बड़े वाले सेक्शन का आई माइनस छोटे वाले कटआउट का आई। बड़े वाले सेक्शन का आई क्या होगा? दैट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। बी की वैल्यू कितनी है? 200। डी की वैल्यू कितनी है? 450। तो 200 इंटू 450 क्यूब बाय 12 माइनस छोटा वाला हॉलो हॉलो पोर्शन क्या दिख रहा है? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी इक्वल्स टू बी 200 माइनस 10 दैट इज 180। और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा सर? 450 माइनस 20 माइनस 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 410। ठीक है, तो क्या लिख दूं सर? 180 इंटू 410 क्यूब बाय 12। ये हो गया मेरे पास आई की वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी हम लोगों को। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी हम लोगों को, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहला पार्ट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि आप लोग खुद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आई की वैल्यू तो आप लोग कर लोगे कैलकुलेट, लेकिन अब बात आ जाती है सर वाई बार की वैल्यू निकालना, है ना? तो वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा सर? वाई बार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस पोर्शन की ऊपर वाले पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन कैसा है? कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। ये पोर्शन है मेरे पास 10 mm का, ये पोर्शन है मेरे पास 20 mm का। ठीक है, तो इसको क्या कर लेता हूं? इसको मैं कर लेता हूं दो भाग में डिवाइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, पहला पोर्शन ये वाला दिख रहा है और इंक्लूडिंग दिस, ठीक है ना, और दूसरा पोर्शन दिख रहा है जो अनशेडेड है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज 180। ठीक है, क्लियर है? एंड बाकी बच गया ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 450 का आधा, दैट इज 225। ठीक है ना, 450 का आधा। अब क्या कर रहे हैं? वाई बार की वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला पता है, a1y1 माइनस a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 होता है। पहला अनशेडेड पोर्शन का ले लेता हूं। अनशेडेड पोर्शन का एरिया कितना है? 180 इंटू 20। सीजी कितने डिस्टेंस पर होगा सर उसका? तो ऑब्वियसली बात है सर इसका सीजी होगा यहां से सेंटर पे, मतलब 225 में से ऊपर से 10 माइनस कर दो, मतलब 215। माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया इंटू y1। a2, a2 क्या दिख रहा है? दो ब्लू वाले शेडेड पोर्शन, दो ब्लू शेडेड पोर्शन, मतलब 2 इंटू 225 इंटू 10, ये हो गया एरिया। दोनों का ही सीजी कहाँ होगा? यहां होगा। कितने डिस्टेंस पर सर? 225 के आधे पर, आया ना? तो लिख देता हूं 225 बाय 2, एंड ऑब्वियसली बात है डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है? 180 इंटू 20 प्लस 225 इंटू 10 इंटू 2। तो दिस इज योर वाई बार। तो इजीली इस वाई बार की वैल्यू आप कैलकुलेट यहां से कर लेंगे। अब वाई बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, एरिया की वैल्यू पता है हम लोगों को। फॉर्मूला जो हमारे पास था वो ये था, फॉर्मूला हमारा ये था, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको
लिख लिख कर दे दी है। अब उनको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके यहाँ पर फाइनली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। किसकी किसकी कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली बात है सर, स्मॉल क्यू की वैल्यू दे दी गई है 36 में यहाँ पर मेगा पास्कल, और एस की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू बी एस ए वाई बार अपॉन आई बी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया, मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू बी 36 मेगा पास्कल, है ना। 36 मेगा पास्कल मतलब 36 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। रही बात ए इंटू वाई बार की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 1.28 इंटू 10⁻⁶। ए इंटू वाई बार है, ऑब्वियसली बात है यूनिट होगी मिलीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय आई। देखिए आई की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू बी 484.9। देखिए ये मैंने कैलकुलेट करवाया था आप लोगों को, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फाइनली वैल्यू क्या आ जाती है एग्जैक्टली मैं आपको वो बता देता हूँ, है ना, इंटू 10⁻⁶। और बाकी यहाँ पर बच जाता है बी, विड्थ की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को पूछा है मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम मतलब यहाँ आएगा, है ना। और इधर की विड्थ कितनी है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी और 200 इज द विड्थ। ठीक है, इसको फाइनली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाती है वो बता देता हूँ, दैट विल कम अप टू बी एज 273 किलो न्यूटन। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का एक्चुअली सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है। ऐसा नहीं है कि यार इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। गेट के एग्जाम में तो कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होता है, प्लस 3 मिनट दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, तो वहां आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट गेट के एग्जाम में भी मैं ये बोलूंगा, इस क्वेश्चन को आप एट द एंड सॉल्व करें। बाकी सारे क्वेश्चन कर चुके हो, टाइम बचे, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन बोलता है दैट a simply supported beam of a square cross section having side 200 mm carries a central load P with one of its diagonal placed horizontal। मतलब जो हमारा स्क्वायर है, उस स्क्वायर को कुछ इस तरह से रखा गया है कि उसका एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर हमारा स्क्वायर है, इसका भी यहाँ पर साइज दे दिया गया है 200 mm, है ना। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है फॉर द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस याद होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोल दिया है, द मैक्सिमम स्ट्रेस इन शियर इज, मतलब शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वेरिएशन आपको बताऊं, तो ये वेरिएशन बनता है कुछ इस तरह का, ये वेरिएशन कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है टाउ मैक्स, वो सेंटर पे नहीं आती बल्कि थोड़ा ऊपर आती है, ये आती है टाउ मैक्स। ठीक है, एंड अगर मैं टाउ मैक्स की ही बात कर लेता हूं, तो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है इक्वल्स टू बी फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल्स टू बी 9/8 टाउ एवरेज। ठीक है, तो अब रही बात टाउ एवरेज की वैल्यू क्या होगी, दैट इज नथिंग बट दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो 9/8 व्हाट इज द फोर्स, फोर्स यहाँ पर P है ना। एंड एरिया की वैल्यू की बात करें, अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है एरिया हो जाएगा 200 क्रॉस 200, है ना। साइड लेंथ दे दी गई है ना 200 mm, तो दिस इज एन mm स्क्वायर। और टाउ मैक्स की वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। भाई मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है इक्वल टू बी 640 किलो न्यूटन। वैसे वैल्यू आएगी न्यूटन में, उसको कन्वर्ट जरूर आप कर लीजिएगा, आंसर आएगा किलो न्यूटन में, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इधर जो यहाँ ये एक्सप्रेशन है ये याद होना चाहिए। अब अगर आप ये सोचे कि सर एग्जाम टाइम पे मैं इसको डिराइव करते बैठूंगा, तो ऑब्वियसली बात है डेरिवेशन इज नॉट डन फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। आपको पहले से ही यहाँ पर डेरिवेशन करके फाइनल रिजल्ट याद रखने होंगे, रखने ही होंगे याद। आप वहां पर ये नहीं सोच सकते कि यार इतना बड़ा डेरिवेशन मैं एग्जाम में जाके करूंगा, नहीं, कुछ छोटा मोटा डेरिवेशन होता तो बिल्कुल आप सोच सकते थे। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट कैंटिलीवर बीम ए बी हैज फॉलोइंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। भाई एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिया है, पूछता है कि नंबर ऑफ अप्लाइड कंसंट्रेटेड लोड्स और मोमेंट्स की वैल्यूज कितनी है, मतलब कितने कंसंट्रेटेड लोड लगे हैं और कितने यहाँ पर मोमेंट लगे हैं।
तो देखिए अगर मोमेंट कहीं लगेगा, कहीं पे भी मोमेंट लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एकदम से चेंज होगी। यस और नो? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी है जहां पर मोमेंट अप्लाई किया गया है, इफ मोमेंट इज अप्लाइड, इफ मोमेंट इज अप्लाइड, तो उस केस में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट चेंज करेगा, चेंजेस सडनली, है ना? अच्छा, कौन कौन से वैसे पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम एकदम से चेंज होता हुआ दिख रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, एक तो सर ये दिख रहा है ना, और एक ये दिख रहा है, आया ना? दो दिख रहे हैं यहाँ पर की बात है। ठीक है सर, चलो दो दिख गए। अब रही बात, तो इसका मतलब दो जगह मोमेंट लगेगा। सो नंबर ऑफ मोमेंट्स आर, नंबर ऑफ मोमेंट्स आर टू, एक पॉइंट बी पर, है ना, और एक पॉइंट ये वाला सी में मान लेता हूं, बी एंड सी पॉइंट्स पर यहाँ पर हमारा जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो एकदम से चेंज हुआ, दैट मीन्स मोमेंट यहाँ पर अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, अब रही बात और आ जाती है क्या कि सर देखिए हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है वो यहाँ से एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, ठीक है ना? अब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो है वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर शियर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। शियर फोर्स अगर चेंज हुआ, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा होगा। तो obvious सी बात है, इधर एक पॉइंट लोड लगा होगा, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स आर वन। दो मोमेंट और एक पॉइंट लोड, पहले क्या लिखना है, पहले पॉइंट लोड लिखना है और बाद में मोमेंट लिखना है। तो 1 and 2 आंसर होना चाहिए, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोलता है दैट द टोटल इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड फिक्स्ड है इसका, फ्री एट अदर एंड, एज शोन इन द फिगर, जिसमें ई ए बी और ई बी सी का भी एक रिलेशन दे दिया गया है, और फिर आगे बोलता है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ पी। पूछ क्या रहा है, इलोंगेशन की वैल्यू पूछ रहा है टोटल। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे डायग्राम के दो पार्ट हैं, एक तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ए बी वाला पार्ट, और ए बी वाले का ये ई भी दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट है ये बी सी वाला, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या इलोंगेशन पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इलोंगेशन ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर will be nothing but that will be the elongation of AB plus elongation of BC, है ना? लेकिन देखिए AB में भी एक्चुअली दो पार्ट है, AB में भी दो पार्ट है। एक तो ये वाली लेंथ है, कौन सी वाली लेंथ, जिसको मैं भी यहाँ पर देखो शेड कर रहा हूँ। इस लेंथ में क्या देखने को मिल रहा है, इस लेंथ में एक्चुअली हॉलो पोर्शन है, क्या है वो, हॉलो पोर्शन है। आई होप शायद दिख गया होगा, वापस हटा देता हूँ शेडेड। तो वहां पर हॉलो पोर्शन, हॉलो पोर्शन दैट मीन्स एरिया कुछ कम हो जाएगा, आया ना? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको मैं अलग से यहाँ पर लिखूंगा। ए बी को भी मैं दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, एक जिसमें हॉलो नहीं है और दूसरा जिसमें हॉलो है ना? ये बताओ सबसे पहली बात, फोर्स लग कितना रहा है, तो फोर्स पूरे के पूरे में पी ही लगेगा, कोई और फोर्स तो लगाया ही नहीं गया यहाँ पर, है ना? तो पी इंटू, पहले ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी में दो भाग है, एक तो सॉलिड पोर्शन और एक हॉलो पोर्शन, है ना? तो पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सॉलिड पोर्शन की बात कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए। सॉलिड पोर्शन की यहाँ पर लेंथ देखो, एक एल इधर दिख रहा है और एक एल इधर दिख रहा है, 2L है। तो टोटल लेंथ हो गई एल और एल, दैट इज 2L अपॉन ए ई। लेकिन पूरे का अगर एरिया बोलूं तो देखो, कंप्लीट सॉलिड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, यहां से जरा चेक करो एक बार, बी क्रॉस बी, दिस विल बी द एरिया, है ना, बी स्क्वायर इंटू ई। ई किसका, ए बी पोर्शन का, ठीक है, ए बी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इसलिए ए बी का ही ई लूंगा। फिर अगला आ जाता है हॉलो पोर्शन, और हॉलो पोर्शन की लेंथ बोले जरा कितनी है, 3L। तो P इंटू 3L अपॉन एरिया बोलना जरा, अब इसका कितना हो जाएगा, सर ये वाला पोर्शन नहीं है उसमें, है ना? तो एरिया क्या हो जाएगा, एक साइड का तो बी हो जाएगा और दूसरी साइड का हो जाएगा 2B/3, ठीक है। सो दिस इज द एरिया, एंड ए बी वाला ही ई यहाँ पर यूज होगा। तो ये दो पोर्शन है हमारे ए बी के, एक सॉलिड पोर्शन और एक हॉलो पोर्शन। नेक्स्ट आ जाती बात बीसी की, तो अब इस पे भी लोड लग रहा है पी, लेकिन इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 3L, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले की 3L थी, ठीक है, अपॉन अगर यहां पर मैं बात करूं इसका एरिया कितना है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज बी इंटू B/3, ठीक है ना? क्योंकि ये देखो ये वाली डायमेंशन तो बी है, लेकिन ये वाली डायमेंशन कितनी है, ये, तो दिस इज B/3, ठीक है ना?
तो b इंटू बी बाय 3 इज द एरिया, और e कौन सा लूंगा, e ले लूंगा BC का। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है वो BC वाले E के टर्म्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। दिस विल बी इक्वल्स टू बी योर 2PL अपॉन बी स्क्वायर इंटू EAB प्लस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 9/2। ठीक है, 9/2 इंटू PL बाय बी स्क्वायर इंटू EAB। ठीक है, प्लस यह हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ PL अपॉन बी स्क्वायर इंटू EBC। ठीक है, अब EBC और EAC में रिलेशन हम लोग को पता है, वो ये दिया हुआ है ना। तो मैं EAB को 1.5 टाइम्स ऑफ EBC लिख देता हूं इधर, है ना। 9/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 13/2, है ना। तो 13/2 ऑफ PL अपॉन बी स्क्वायर, EAB आना चाहिए था। अब EAB की जगह मैं लिख देता हूँ 1.5 टाइम्स ऑफ EBC प्लस 9PL अपॉन बी स्क्वायर EBC। एलसीएम ले ले या फिर कॉमन ही ले लेते, चलिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से, है ना। क्या बचेगा, देखिए 13/2 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी और 13/2 डिवाइडेड बाय 1.5, है ना। तो चलो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ सिर्फ कोएफिशिएंट की बात। 13/2 इंटू 1.5, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3। ठीक है, प्लस 9। ठीक है, यही होगा कोएफिशिएंट, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहाँ पर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 13 प्लस 27, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 40/3। 40/3 मतलब 13.33, और बाकी साथ में क्या मल्टीप्लाई करना था, PL अपॉन बी स्क्वायर EBC। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13.33 या फिर 40/3 आंसर होगा कोएफिशिएंट में, एंड दैट इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। मेरे हिसाब से देखो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डायग्राम देखकर डर जाते हैं। अब वो डर खत्म करना है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं, ताकि डायग्राम देखो, आप डायग्राम देखकर डरो नहीं। क्योंकि देखो डायग्राम तो हर बार हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में नया डायग्राम ही होगा। जरूरी नहीं है कि आपने जैसा पहले डायग्राम देखा था वैसे ही डायग्राम मिल जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन डायग्राम को पढ़कर समझकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत होनी चाहिए एग्जाम में, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। चाहे आप गेट की तैयारी कर लो, ESC की कर लो, चाहे आप कोई असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो। खैर फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूं, बट ध्यान दीजिएगा ये जो पर्टिकुलर टेस्ट था ये फर्स्ट पार्ट का टेस्ट था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस कंसीडर किया था सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग एंड शीयर स्ट्रेसेस वाला। इसके अगला वाला जो यहाँ पर पार्ट होगा, इसमें आगे वाला सिलेबस जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप भी यहाँ पर गेट और ESC के कोई कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फुल कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन में। तो जरूर आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और चेक करें व्हाट इज द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ क्वालिटी जो हम लोग दे रहे हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की, जो कि कहीं से कहीं तक भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच नहीं कर पाएंगे। रीजन है, और इसलिए बस मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि एक बार खुद ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके गेट एंड ESC या फिर महापैक का कंटेंट एक बार बिना खरीदे भी आप चेक करें। चलिए अभी फिलहाल सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।